जय हिंद दोस्तों। आज की जो ये मेन आंसर राइटिंग की क्लास है, इस क्लास के अंतर्गत हम लोग क्वेश्चन में अक्सर पूछे जाने वाले जो कैलेंडर वर्ड्स होते हैं उस पर यहाँ पर फोकस करने वाले। ध्यान दीजिएगा, कई सारे एस्पिरेंट अभी तक कैलेंडर वर्ड्स की जो एग्जैक्टली डिमांड होती है उसको समझ ही नहीं पाते हैं, और बिना उसको समझे जब हम आंसर लिखने जाते हैं तो हमारा आंसर जो होता है वो क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा होता है। ध्यान दीजिएगा, आज की जो हमारी ये क्लास है, इस क्लास के अंतर्गत हम लोग एक बेहद इंपॉर्टेंट जो कैलेंडर वर्ड है जैसे कि क्रिटिकली एनालाइज। अगर आप यूपीपीसीएस की मेंस की पीवाईक्यू को देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस में ये टर्म आपको देखने को मिल जाएगा। इस टर्म का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, इस टर्म के जब क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं तो वहां पर हमको आंसर में क्या क्या चीजें लिखनी रहती हैं, इसको हम लोग समझने वाले हैं। और उसके लिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को एक पूरा क्वेश्चन दिखाऊंगा और फिर हम लोग उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसी से मिलते जुलते कई सारे टर्म्स और होते हैं जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि एनालिसिस करे, ठीक है, विश्लेषण करे, कई बार पूछता है। यहां पर क्या पूछा गया है कि क्रिटिकली एनालाइज मतलब आलोचनात्मक विश्लेषण करे। कई बार केवल विश्लेषण करने को कहता है और कई बार आपसे कहता है कि मूल्यांकन करे मतलब इवेल्युएट करे। तो इन टर्म्स में क्या डिफरेंस है, क्या कोई डिफरेंस होता भी है, या केवल वीडियो में यूट्यूबर्स के द्वारा ऐसी बातें फैलाई जाती है कि नहीं बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, टॉपर्स कुछ बातें बोल करके चले जाते हैं। हमको क्या समझना है, ध्यान दीजिएगा, मेरा दो बात है, बहुत क्लियर स्टेटमेंट दे रहा हूं। सबसे पहली बात, एटलीस्ट आप उस टर्म की डिमांड को समझो, पहला काम तो ये है। दूसरा काम ये, टर्म पर बहुत ज्यादा परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है कि सर क्रिटिकली एनालाइज और एनालाइज में क्या क्या लिखना है, दोनों में क्या एग्जैक्टली डिफरेंस, हम चार्ट बना करके नोट कर रहे हैं कि यहां पर ये पॉइंट नोट करना, यहां पर ये पॉइंट नोट करना, नहीं, इतना भी परेशान मत हो। बस टर्म्स को एक बार समझने का प्रयास करो, टर्म्स की डिमांड को समझने का प्रयास करो, और फिर हम लोग यहां पर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मूल्यांकन करें, इवेल्युएट करने को जब आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वहां पर क्या होता है, मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया कि जब भी आपसे इवेल्युएट करने को कहा जा रहा है, आपसे मूल्यांकन करने को कहा जा रहा है, जैसे कि मानो आप आंसर राइटिंग के लिए आप एक कॉपी लिख करके सबमिट कर रहे हो, आपने कोई क्वेश्चन भेजा कि रमन सर इस कॉपी को चेक कर दीजिए। मैं जब आपकी कॉपी को इवेल्युएट कर रहा हूं, मैं जब आपकी कॉपी का मूल्यांकन कर रहा हूं, तो वहां पर जब मैं फीडबैक दे रहा हूं ना, तो मैं कुछ कुछ लॉजिक देता चलूंगा कि भाई ठीक है, आपने यहां पर कुछ गड़बड़ी की, गड़बड़ी क्यों है मैं वो बताऊंगा, क्या सुधार किया जा सकता है मैं वो बताऊंगा। तो इवेल्युएट करने का मतलब ये होता है कि जो भी आप स्टेटमेंट दे रहे हो, जो भी आप बातें बता रहे हो, आप अपनी बातों को किसी ना किसी फैक्ट, रिपोर्ट, एकेडमिक डाटा कहीं ना कहीं से वेरीफाई कराइए, कहीं ना कहीं से उसको सत्यापित करो कि हाँ भाई ठीक है, भारत में जो है कि आत्महत्या की दर बढ़ रही है, एनसीआरबी की हालिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा देखने को मिलता है। या फिर युवाओं में अवसाद की समस्या बढ़ रही है, तो ये आपने डब्ल्यूएचओ का एक आंकड़ा यहां पर ऐड कर दिया कि पूरे विश्व में 7 में से 1 युवा क्या है, डिप्रेशन का शिकार है। आपको अपनी हर स्टेटमेंट के लिए फैक्ट देना पड़ेगा। अच्छा सॉरी, हर स्टेटमेंट नहीं, ये नहीं कि सब हर स्टेटमेंट के लिए हम फैक्ट देने लगे, नहीं, लेकिन आप कुछ कुछ के लिए वहां पर फैक्ट देकर के अपने स्टेटमेंट को वेरीफाई करो। ये होता है इवेल्युएट करने का मतलब। अब हम आज के टॉपिक पर लौटते हैं। क्रिटिकली एनालाइज का क्या मतलब है, आलोचनात्मक विश्लेषण करेगा क्या मतलब है। पहले हम लोग क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे और फिर हम लोग उसकी स्ट्रक्चर पर यहां पर फोकस करने वाले, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा हूं दोस्तों, ये क्वेश्चन प्रयास बैच का क्वेश्चन है जो हमारे डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलता है। क्वेश्चन वहां पर दिया गया था, क्वेश्चन है क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ नीति आयोग इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पॉलिसी लैंडस्केप। भारत के नीति परिदृश्य को बदलने में नीति आयोग की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। सबसे पहले यहां पर एक बात ये फोकस करो कि जो कैलेंडर वर्ड, हम उस कैलेंडर वर्ड को गायब कर देते हैं और अब क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ने पर फोकस करेंगे। क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या बन रहा है भाई, ध्यान दीजिएगा आप लोग, वो बन रहा है कि रोल ऑफ नीति आयोग मतलब भारत के नीति परिदृश्य को बदलने में नीति आयोग की भूमिका। क्वेश्चन की रियल डिमांड ये है, इस स्टेटमेंट का हम लोग को क्रिटिकली एनालाइज करना है, आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। कई बार एस्पिरेंट क्या गलती करते हैं कि क्रिटिकली, ये जो टर्म है ना, इस टर्म का जो सिनोनिम बनता है, जो पर्यायवाची बनती है, क्या बनता है भाई, इसका जो एक सामान्य अर्थ निकल कर आता है क्रिटिसिज्म करना। लोग उस स्टेटमेंट की आलोचना करने में लग जाते हैं। क्यों भाई, आलोचना करना तो हमारा सबसे बेसिक गुण है, मनुष्य का सबसे बेसिक गुण आलोचना करना होता है ना, दूसरों की आलोचना करने बड़ा मजा आता है। तो जब भी हम ऐसे टर्म्स को देखते हैं क्रिटिकली एनालाइज करने को, सबसे पहला हम काम करते हैं आलोचना करने पर भिड़ जाते हैं। ध्यान रखना, यहां पर आपसे आलोचना करने को नहीं कहा जा रहा है,
आपसे ये कहा जा रहा है कि पहले आप इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करो कि स्टेटमेंट सही है गलत है, क्या भूमिका है नीति आयोग के संदर्भ में, आप पहले भूमिकाएं बताओ, उसके बाद हमको आलोचना कैसे करनी है। तो हमको आलोचना ऐसे करनी है कि भाई ठीक है नीति आयोग इतने अच्छे अच्छे काम कर रहा है, लेकिन समस्या यह है कि नीति आयोग की भूमिकाएं अभी भी बेहद सीमित है। सीमित क्यों है? तो वहां पर हम कुछ पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि ठीक है भाई नीति आयोग क्या है, एक गैर संवैधानिक गैर सांविधिक निकाय है, इसके पास कोई शक्ति नहीं है, वित्तीय संसाधनों पर इसका नियंत्रण नहीं है, राज्य इसकी बात मानते नहीं है, केंद्र का बहुत ज्यादा दबाव देखने को मिलता है। ऐसे कुछ पॉइंट्स, मतलब क्या कि जब आपसे क्रिटिकली एनालाइज करने को कहा जा रहा है तो पहले तो आप वो भूमिका बताओ, आप पॉजिटिव पॉइंट्स मेंशन करो, फिर आप कुछ ऐसे पॉइंट्स बताओ कि हम नीति आयोग से ये भी उम्मीदें करते हैं, लेकिन नीति आयोग उस स्टेटमेंट को उस उम्मीदों को फुलफिल करने में भी सक्षम नहीं है। तो वो जो कमियां है ना, वो जो इश्यूज हैं, वो जो समस्याएं हैं, आपको वो समस्याएं मेंशन करनी होंगी। तो क्रिटिकली एनालाइज का मतलब ये होता है, मैं भी आपको आंसर दिखाऊंगा, ध्यान समझिएगा। पहले आप उस टर्म की डिमांड को समझने का प्रयास करो। दूसरी बात, जब भी हम आंसर राइटिंग करेंगे तो सबसे पहले ना, जब अगर आप आंसर राइटिंग के बेसिक स्टेज में हो तो आप पहले एक रफ फॉर्मेटिंग करने पर फोकस करो। जैसे कि देखो उत्तर की संरचना कैसे होनी चाहिए भाई, 3 पार्ट होगा आपके आंसर में, ठीक है। पहला पार्ट क्या होगा, वो होगा इंट्रोडक्शन, सेकंड पार्ट क्या होगा, मेन बॉडी, थर्ड पार्ट क्या होगा, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन में जो शब्द सीमा का एक डिवीजन होता है, मैंने आप लोगों को बहुत क्लियरली समझाया हुआ है कि 10% इंट्रोडक्शन में, 10% कंक्लूजन में, बाकी 80% जो शब्द आपके हैं आप मेन बॉडी में यूज करो। बात क्लियर है? इंट्रोडक्शन हम क्या दे सकते हैं? इंट्रोडक्शन ऐसे प्रश्नों को देने का सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि जिस संस्थान पर प्रश्न पूछा गया है आप उस संस्थान का संक्षिप्त परिचय दे दो। संक्षिप्त परिचय मतलब जैसे कि अब भाई मानो सीबीआई पर प्रश्न है तो आप बताओ ना कि सीबीआई का स्थापना किस तरीके से किया गया, कौन समिति की सिफारिश थी, इसका उद्देश्य क्या है और वर्तमान में इसके पास पावर कैसी है, किस एक्ट के थ्रू इसको पावर मिलता है, आप वो बात मेंशन करो। सिमिलर काम हम लोग यहां पर करेंगे। भाई इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन में हम यहां पर ये बात बताएंगे कि जो नीति आयोग है, नीति आयोग की भूमिका क्या है, ठीक है। नीति आयोग का एक संक्षिप्त परिचय देंगे। जैसे कि अगर आप यहां पर ध्यान दे रहे हो तो क्या लिखा हुआ है कि नीति आयोग भारत का शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक है। योजना आयोग के विपरीत नीति आयोग की स्थापना एक थिंक टैंक के रूप में की गई। यह भारत का टॉप लेवल का पब्लिक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख एजेंसी के तौर पर कार्य कर रहे हैं। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन होगा जो कि आप लोग यहां पर दे सकते हो। अच्छा, कुछ दोस्तों ने, जब मैं आप लोगों की कॉपी देख रहा था प्रयास बैच के अंतर्गत, तो मैंने क्या देखा, कुछ दोस्तों ने यहाँ पर क्या किया हुआ, यहाँ पर प्रॉपर लिखा है कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, ये है वो है, बहुत सारी चीजें लिखी गई। ठीक है, अच्छी बात है, आप अगर आपको डेट याद है आप मेंशन कर सकते हो, नहीं याद है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एटलीस्ट हम इतना बताएंगे कि ये भारत की शीर्ष थिंक टैंक है। दूसरा, कोऑपरेटिव एंड, एक पॉइंट अगर आप थोड़ा दिमाग लगा के और ऐड कर पाओ तो हम सहकारी संघवाद को तो प्रमोट करते हैं, लेकिन हम उसके साथ साथ प्रतिस्पर्धी संघवाद को भी प्रमोट करते हैं, हम कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म पर भी काम करते हैं। ये बात आप इंट्रोडक्शन में मेंशन करो। देखो नीति आयोग की इससे अच्छी डेफिनेशन कुछ हो ही नहीं सकती है। बात क्लियर? अब हम शिफ्ट करते हैं मेन बॉडी में। मेन बॉडी में हम क्या बताएंगे? हमको 2 चीजें बतानी है। हमको ये बताना है कि नीति आयोग की जो भूमिका है के संदर्भ में भारत के नीति परिदृश्य को बदलने में, हम वो भूमिका यहां पर बताएंगे। देखो आप लोगों ने आंसर में गलतियां कहां पर की है, उस गलतियां पर फोकस करना। लोगों ने क्या लिखा? लोगों ने प्रॉपर हेडिंग डाले कि नीति आयोग के कार्य, और पूरे कार्य यहां पर जो आप ये बॉक्स में देख रहे हो ना, लोगों ने मेन बॉडी में केवल वो कार्य बता करके आए हैं। ये क्वेश्चन की डिमांड नहीं है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन की डिमांड ये नहीं है, क्वेश्चन की डिमांड ये है कि वो नीति परिदृश्य को, किस प्रकार से पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में चेंजेस आ रहे हैं नीति आयोग के कारण से, वो बताने हैं। जैसे कि पहले क्या था, पहले सेंट्रलाइज्ड स्कीम बनती थी, केंद्रीकृत योजनाएं बनती थी, अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर हम काम कर रहे हैं। टीम इंडिया हब नीति आयोग का एक पार्ट है जिसके अंतर्गत सभी स्टेट को शामिल किया जा रहा है, स्टेट की सलाह ली जा रही है, सजेशन दिया जा रहा है, उनसे डिस्कशन किया जा रहा है। तो टीम इंडिया हब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। आपको अपनी बात के लिए कुछ कुछ एग्जाम्पल मेंशन करने पड़ेंगे। और क्या कह रहा है कि भाई ये जो है ना नीति आयोग, ये डिसेंट्रलाइज्ड सॉल्यूशंस पर फोकस करता है। अब हम क्या कर रहे हैं कि ठीक है भाई, कोई जिला बहुत पिछड़ा जिला का है, पिछड़ा रीजन है, ठीक है, बैकवर्ड रीजन है, तो हम उसके लिए एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं, आकांक्षी जिला कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं, जो कि उस क्षेत्र के केवल उस अविकसित क्षेत्र को डेवलप करने पर फोकस है। तो ये क्या हुआ, ये योजनाओं का विकेंद्रीकरण किया गया, हम क्षेत्र विशिष्ट समाधानों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं।
भाई बुंदेलखंड की समस्या अलग है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पूर्वांचल की समस्या अलग है, ठीक है, अवध क्षेत्र की समस्याएं अलग है। हमको हर क्षेत्र के लिए एक अलग अलग उस रीजन स्पेसिफिक सॉल्यूशन पर काम करना पड़ेगा। नीति आयोग इस बात की परमिशन और इस बात को स्टार्ट करता है इस तरीके से स्कीम बनाना, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। और आप देखो तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल मेंशन किए गए हैं, आपको अपने आंसर में ऐसे एग्जाम्पल्स को भी शामिल करते रहना पड़ेगा। फिर आगे देखिए, नीति आयोग की सबसे खास बात यह है कि वो पॉलिसी मेकिंग के प्रोसेस में इनोवेशन पर काम कर रहा है। हमने अटल इनोवेशन मिशन स्टार्ट किया, अटल नवाचार मिशन, इसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, हम पूरे भारत में नवाचार को प्रमोट कर रहे हैं, उद्यमिता को प्रमोट, सॉरी इनोवेशन को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन केवल नवाचार नहीं, हम उद्यमिता पर भी काम कर रहे हैं, हम एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोट कर रहे हैं, और उसके लिए स्टार्टअप इंडिया जैसे पहलों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। यह है नीति आयोग की भूमिका भारत में नवाचार और उद्यमिता पर काम करने की। इसके साथ साथ ये क्या कर रहा है, ये जो विश्व के यूएन के जो एसडीजी टारगेट्स हैं, हम उस टारगेट के साथ अपने टारगेट को संरेखित करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम भी विश्व के साथ साथ यहां पर आगे बढ़ पाए। आपने उस पॉइंट को भी यहां पर मेंशन कर दिया। आप देखो, अब नीति आयोग की भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी भूमिका मुझे भी लगी, वो लगी ये कि अब हम डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में काम करते हैं। हम हवाबाजी नहीं करते हैं, हम किसी भी क्षेत्र को लेकर के पहले डेटा इकट्ठा करते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं, और उस डाटा के आधार पर हम पॉलिसियां बना रहे हैं। भाई नीति आयोग क्या कर रहा है, शिक्षा को लेकर के एक इंडेक्स जारी कर रहा है, नीति आयोग क्या कर रहा है, स्वास्थ्य को लेकर के पूरे राज्यों का एक इंडेक्स जारी कर रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के एक इंडेक्स जारी की जा रही है। और जो स्टेट पिछड़ा है, पहली बात तो इससे क्या हो रहा है, इससे कंपिटेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। जितने इंडेक्सेस आएंगे उन इंडेक्सेस से कंपिटेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। ठीक है भाई, उत्तर प्रदेश सबसे बीमारू है कि बिहार सबसे बीमारू स्टेट है, ये कंपटीशन हुआ ना। इस चीज की सबसे बड़ी सराहना यह है कि हम प्रतिस्पर्धी संघवाद को भी प्रमोट कर रहे हैं, प्लस साथ साथ हम डेटा ड्रिवन पॉलिसी पर भी काम कर रहे हैं। साथ साथ हम सबकी प्रगति को ट्रैक भी कर पा रहे हैं कि ठीक है भाई, पिछले साल यूपी की रैंकिंग यहां पर थी, अब यूपी की रैंकिंग बढ़ गई या फिर कम हो गई है, एक अच्छी बात है। तो नीति आयोग ने, जिसे आप देखो, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इसका एक आता है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक आता है, एक आता है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स आता है, इसके द्वारा एक इंडेक्स जारी किया जाता है, कौन सा इंडेक्स था भाई वो, बहुत सारे ऐसे इंडेक्स है जो ये जारी करता है, ठीक है। उन इंडेक्स को एसडीजी इंडेक्स, एसडीजी इंडेक्स सभी स्टेट की जो रैंकिंग एसडीजी के संदर्भ में वो रैंकिंग यहाँ पर जारी की जाती है। आप उन सारी बातों को मेंशन करो। आप बताओ कि जो नीति आयोग है अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी काम कर रहा है, हम उन्नत टेक्नोलॉजी को अपने यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं। पॉलिसी के अंतर्गत हमने क्या किया, हमने इंडिया चेन नाम का एक राष्ट्रव्यापी ब्लॉकचेन नेटवर्क की स्थापना की है। ये क्या है, कि भारत के पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में बहुत बड़ा चेंजेस आ रहा है। हम मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे पहलों को प्रमोट कर रहे हैं, हम वैश्विक प्रतिस्पर्धा को क्रिएट कर रहे हैं, हम अंतर क्षेत्रीय, इंटर रीजनल एंड इंटर डिपार्टमेंटल जो इश्यूज थे उन मुद्दों को समाधान करने पर एक साझा प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहे हैं नीति आयोग के अंतर्गत। हम जो हमारा पूरा अप्रोच है वो बॉटम टू टॉप अप्रोच हो रहा है। ऐसा नहीं कि पॉलिसी ऊपर से बन करके आ रही है, नीचे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, नहीं, पॉलिसी नीचे बन रही है, रीजन स्पेसिफिक बन रही है, हर क्षेत्र की अपनी अलग अलग नीतियां बनाई जा रही है और उसको हम लेकर के अप्लाई करा रहे हैं। जैसे किसी शहर की एक बहुत अच्छी पॉलिसी निकली तो उस पॉलिसी को पूरे बड़े लेवल पे इंप्लीमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो हम बॉटम टू टॉप अप्रोच पर यहाँ पर काम कर रहे हैं, ग्राम स्तर से रणनीति विकसित किया जा रहा है और सरकार के उच्च स्तर तक उसको क्रमिक रूप से लागू किया जा रहा है। ये आपकी मेन बॉडी हुआ कि किस प्रकार से ये नीति परिदृश्य को चेंज कर रहा है। लेकिन फिर ध्यान समझना, क्वेश्चन की डिमांड थी क्रिटिकली एनालाइज करें। अब यहां पर हम क्या करेंगे, क्रिटिकली एनालाइज का बहुत सिंपल सा मतलब है कि आपको नीति आयोग की कुछ समस्याएं बतानी पड़ेंगी, जैसे कि इसके पास वित्तीय नियंत्रण का अभाव है, इसकी जो भूमिका है पूरी तरह से सलाहकारी है, इसके पास कोई पावर नहीं क्योंकि गैर सांविधिक गैर संवैधानिक निकाय है, केंद्रीय स्तर पर शक्तियों का संकेंद्रण अभी भी बना हुआ है, ठीक है। राजनीतिक हस्तक्षेप यहाँ पर बहुत ज्यादा है, राज्य स्तर पर यह प्रभावी नीतियां नहीं बना रहा है क्योंकि राज्य अपनी विशेष आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को महत्व देते हैं, नीति आयोग की पॉलिसी का समर्थन नहीं किया जा रहा है, ठीक है। कई बार नीति आयोग के द्वारा बनाई गई जो पॉलिसी होती है वो स्थानीय वास्तविकताओं की अनदेखी करती है, ठीक है, केंद्रीय दृष्टिकोण को अपने अंदर समाहित रखती है, प्लस साथ साथ कई बार इसकी डेटा बहुत ही अनरियलिस्टिक प्रतीत होते हैं, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर है। एक सबसे बड़ा चैलेंज तो नीति आयोग के सामने ये है कि लगातार प्रयासों के बावजूद नीति आयोग जब से प्रयास कर उसके बावजूद अभी तक क्या हुआ है कि हमारे यहाँ पर बेरोजगारी और इनकम इनइक्वालिटी, फिर मैं कहूँ तो आर्थिक असमानता लगातार बढ़ रही है। तो ये नीति आयोग की विफलता को भी दर्शाता है। तो आपने क्या किया, नीति आयोग की कुछ आलोचनाएं यहाँ पर मेंशन कर दी। फिर समझना, जब आप आलोचनाएं कर रहे हो क्रिटिकली एनालाइज के अंतर्गत,
आपको एक सजेशन भी देना पड़ेगा, आपको सुझाव भी देना पड़ेगा और आपको अपना आंसर पॉजिटिव नोट के साथ समाप्त करना पड़ेगा। जैसे कि हालांकि नीति आयोग ने महत्वपूर्ण सुधार पेश किया। मैं आपको इंग्लिश का भी मॉडल आंसर यहाँ पर दिखाता हूँ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर केवल हिंदी मीडियम की आंसर राइटिंग होती है क्या? नहीं भाई, ध्यान दो, इंग्लिश मीडियम का भी पूरा कंटेंट है। वेल, नीति आयोग इज इंट्रोड्यूस क्रिटिकल रिफॉर्म्स एंड द फॉस्टर्ड ग्रेटर इनोवेशन, its limited influence in policy execution and the challenges in achieving deeper decentralization constraints and transformative potential। ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इसकी जो कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि विकेंद्रीकरण बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहा है, इसकी जो पॉलिसी एक्सिक्यूशन, पॉलिसी के क्रियान्वयन में जो चुनौतियां आ रही हैं, उन चुनौतियों को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। इन सब समस्याओं को ध्यान देते हुए नीति आयोग के जो फुल पोटेंशियल है, अगर हम उसको भुनाना है, तो उसके लिए इसको थोड़े से पावर और यहां पर देने पड़ेंगे। जो एक्सिक्यूशन गैप से जो क्रियान्वयन समस्याएं देखने को मिल रही है, जो कमियां देखने को मिल रही है, उसको हमको दूर करके हमको सुशासन स्थापित करने में इसकी भूमिका को और स्टेब्लिश करना पड़ेगा। आप एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ अपने आंसर को समाप्त करो, ये होता है एक अच्छा आंसर। तो क्रिटिकली एनालाइज का मतलब क्या है? आई होप कि आप यहां पर समझे होंगे। आज की जो ये क्लास थी, इस क्लास के अंतर्गत हमने टैलेंटर वर्ल्ड पर फोकस किया। आप लोग के लगातार मैसेज आ रहा है कि सर आपने जो पॉलिसी वाली सीरीज स्टार्ट की, उस सीरीज का क्या हुआ? उसमें अभी तक केवल डे 9 तक की क्लास हुई है। टोटल आपने 15 क्लास का वहां पे टारगेट किया हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ परेशान मत हो, 9 क्लास मैंने कराई है, 6 क्लास मैं आप लोगों को और कराऊंगा। मैंने आप लोगों को डे 10 का होमवर्क टेलीग्राम पर शेयर किया हुआ है, आप लोग उसके बाद प्रैक्टिस कर लो। कल उसकी आप लोगों की क्लास हो जाएगी। उसके बाद हम लोग आने वाले 5 दिनों में 5 पॉलिसी और कंप्लीट करेंगे। मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि उसमें कुछ अपडेट कराया जाए, क्योंकि आप लोग का जो एग्जाम है मेंस का, वो जून में चला गया, जून के एंड में चला गया है। आपके पास 6 महीने का टाइम पीरियड यहाँ पर और बढ़ गया है। तो उस 6 महीने में आने वाली जो नई पॉलिसी, हम लोग उस पर भी थोड़ा सा फोकस करेंगे, उसको भी अपने सीरीज के अंतर्गत शामिल करेंगे और आपको कंप्लीट जीएस 5 और 6 कराने वाले। 60 क्लासेस आप लोगों की यहाँ पर हो चुकी है। आप लोगों का डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, आप लोगों की मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है। मेंस को लेकर के कंप्लीट एफर्ट किया जा रहा है। आप लोगों को बस हमारे साथ मिलकर के वो प्रैक्टिस करनी है। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर आप वहां पर कांटेक्ट करिए, आपकी जो भी डाउट्स, जो भी इंक्वायरी आप वहां पर बातचीत करिए। आपके अगर मेंस को लेकर कोई समस्या भी आती है, आपको लगता है कि नहीं सर से हमको बातचीत करनी है, आप वहां पर मैसेज करो व्हाट्सएप पर, ठीक है? जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है अभी, केवल वही मैसेज करना है और किसी तीसरे नंबर पर मैसेज नहीं करना, ठीक है? वहां पर मैसेज करिए, कहिए कि सर से बातचीत करनी है। हम लोग लगातार गूगल मीटिंग कर रहे हैं आप लोगों के साथ, जो भी आप लोगों के डाउट्स होंगे उनको डिस्कस किया जाएगा, सॉल्व करने का पूरा प्रयास किया जाएगा, ठीक है? मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में आप दूसरे कैलेंडर वर्ड पे कमेंट कर देना कि किस कैलेंडर वर्ड पर आप अगला वीडियो यहां पर चाहते हो, ठीक है? चलिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।